नमस्कार। स्वागत है आपका कहानी 24 के इस एपिसोड में। आज बात करेंगे एक ऐसे हादसे के बारे में जो प्रश्न खड़ा करती है उन जिम्मेदार लोगों के प्रति जिनकी जिम्मेदारी थी, बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा हो गया। और प्रश्न हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर भी करती हैं कि एक फैसला कितना लंबा और कितना देर से आ सकता है। इस कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1973 की। दिल्ली में एक पॉश एरिया होता है जिसका नाम होता है ग्रीन पार्क। अब इस ग्रीन पार्क एरिया के अंदर दो भाई गोपाल और सुनील अंसल ये एक ज़मीन लीज पर लेते हैं। गोपाल और सुनील अंसल दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट के जाने माने नाम थे। यहाँ पर ज़मीन लीज पर लेकर के एक सिनेमा हॉल बनाते हैं। ग्रीन पार्क सिनेमा हॉल वहाँ चल रहा होता है। ये सिनेमा हॉल काफ़ी समय तक अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन जून 1983 में इस सिनेमा हॉल जो होता है उसका लाइसेंस 4 दिन के लिए निरस्त कर लिया जाता है। फिर इसके अंदर ये जो सिनेमा हॉल के मालिक होते हैं सिनेमा हॉल में कुछ बदलाव करते हैं और कुछ बदलाव करके अपनी पहचान का फ़ायदा उठा करके वापस 4 दिन बाद लाइसेंस लेने में सफल हो जाते हैं। और लाइसेंस मिलने के बाद ये सिनेमा हॉल का नाम रख लेते हैं उपहार सिनेमा। अब ये उपहार सिनेमा के नाम से चल रहा होता है। ये चल ही रहा होता है, तब तारीख आ जाती है साल 1990 से 95 का समय। ये जो साल 1990 से 95 का जो समय होता है, इस समय के बीच में इस सिनेमा हॉल के जो मालिक ये दोनों ब्रदर होते हैं, ये एक बार फिर से अनऑथराइज तरीके से इस सिनेमा हॉल में कुछ मॉडिफिकेशंस करवा लेते हैं। मसलन जो इमरजेंसी एग्जिट गेट था उस गेट को तोड़ करके उसको बॉक्स बना लेते हैं ताकि सीटिंग व्यवस्था और बढ़ सके। जो सिनेमा हॉल के लिए जो जनरेटर था, जो विद्युत सप्लाई जिसका काम था, वो जनरेटर भी ये नीचे कार पार्किंग में जो व्हीकल जहाँ पार्क होते थे उन्हीं के साथ तो रख लेते हैं ताकि उनको और इस एक्स्ट्रा स्पेस मिल सके और ये सिनेमा हॉल के अंदर बैठने के लिए एक्स्ट्रा जगह क्रिएट कर सके। ये अनऑथराइज मॉडिफिकेशन करने के बाद ये उपहार सिनेमा जो था उसके साथ एक और नाम जोड़ लेते हैं, ग्रांड। अभी उपहार सिनेमा उपहार ग्रांड के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। सिनेमा हॉल अपनी काफ़ी प्रसिद्धि पे था, लोग बहुत सारे आ रहे थे। इस मॉडिफिकेशन के बाद सिनेमा हॉल के अंदर बैठने की जो सीटिंग व्यवस्था थी वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसी दरमियान साल आ जाता है 1997। 13 जून 1997 एक पिक्चर रिलीज़ होती है जिसका नाम होता है बॉर्डर। अब ये जो साल 1997 होता है ये बॉलीवुड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इस साल काफ़ी फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं, उन्हीं में से एक पिक्चर ये होती है बॉर्डर। जब ये बॉर्डर मूवी लग रही होती है तब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 13 जून को सवेरे एक घटना घटित हो जाती है। और वो घटना ये होती है कि सवेरे तकरीबन 7 बजे जो नीचे पार्किंग के अंदर जो जनरेटर रखवाया गया था उस जनरेटर में स्पार्कलिंग हो जाती है, आग लग जाती है। आग लगने की वजह से सिनेमा हॉल जो है उसके अंदर विद्युत सप्लाई ठप हो जाती है। अब जो सिनेमा हॉल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके ऊपर दबाव होता है, क्योंकि बॉर्डर मूवी बहुत ही अच्छी चल रही होती है, लोगों के टिकट बिक रहे थे, काफ़ी प्रेशर था। इसीलिए वो आनन फानन में अपने पास ही किसी लोकल मैकेनिक को बुला करके जो जनरेटर था उसको जैसे तैसे सर्विस करवा लेते हैं और सर्विस करवा कर सिनेमा हॉल में एक बार फिर से विद्युत सप्लाई शुरू कर देते हैं और पिक्चर शुरू करवा देते हैं। लेकिन ये जो जनरेटर होता है उसके अंदर एक ऑयल शॉक पिट एक पॉइंट होता है जहाँ से ऑयल है वो जनरेटर से हल्का हल्का लीक हो रहा होता है और लीक होकर के ये जो ऑयल है वो वहीं खड़े पास पार्किंग में जितने भी व्हीकल्स थे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर उनकी पार्किंग में ये ऑयल धीरे धीरे फैल रहा था। लेकिन जो सिनेमा हॉल का जो मैनेजमेंट था उसने उस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान दिया ही नहीं। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब ये उससे पूर्व जो सिनेमा हॉल के जो मालिक होते हैं जो इसके अंदर अनऑथराइज मॉडिफिकेशन करवाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि सिनेमा हॉल की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। मसलन उसके अंदर एंटर होते ही जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसके अंदर 750 के तकरीबन लोग बैठ सकते थे, बालकनी में तकरीबन 250 लोग बैठ सकते थे। और जो इमरजेंसी एग्जिट गेट था जिसको तोड़ करके इन्होंने बॉक्स बनवा लिया था, उस बॉक्स के अंदर भी
एक्स्ट्रा लोग बैठ सकते थे, और वो बॉक्स जो था उसके अंदर ये अक्सर वीआईपी और इनके कुछ खास करीबी मिलने वाले रिश्तेदार होते थे, उनको वो बिठा करके मूवी दिखाने का काम कर लिया करते थे। 13 जून 1997 शाम को शो लगता है। लोगों की भीड़ काफ़ी होती है, इवन टिकट उस दिन ब्लैक में बिक रहे होते हैं। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, मारा मारी होने की वजह से सिनेमा हॉल का जो मैनेजमेंट होता है वो सिनेमा हॉल का जो गेट होता है वो बाहर से बंद कर देता है। पिक्चर चल रही होती है। उसी दिन शाम को तकरीबन 5 बजे जो नीचे कार पार्किंग में रखा हुआ जनरेटर होता है, उस जनरेटर के अंदर एक बार फिर से आग लग जाती है। जब ये आग लग रही होती है तब एक और चीज़ होती है कि सवेरे जो ऑयल जो लीक हो रहा था ऑयल शॉक पिट से, वो ऑयल धीरे धीरे पूरे पार्किंग एरिया में फैल गया था। इसकी वजह से ये आग है वो नीचे पार्किंग में रखे हुए व्हीकल्स तक फैल जाती है, और देखते ही देखते ये आग एक बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। ये आग फैलने की वजह से सिनेमा हॉल के अंदर विद्युत सप्लाई ठप हो जाती है। पूरे सिनेमा हॉल में अंधेरा हो जाता है। जब ये सिनेमा हॉल के मालिक अनऑथराइज तरीके से जो मॉडिफिकेशन करवा रहे थे, तो उसके अंदर इमरजेंसी लाइट तक की व्यवस्था नहीं थी। इमरजेंसी एग्जिस्ट गेट था, उसको तोड़ करके उन्होंने सीटिंग व्यवस्था करवा ली थी। नतीजा ये हुआ सारे लोग अंदर थे, और जो सिनेमा हॉल का जो मैनेजमेंट था वो आग बुझाने में लगा हुआ था। उन्होंने अंदर बैठे हुए दर्शकों को किसी भी प्रकार की बाहर क्या घटना घटित हुई है इसकी सूचना अंदर बैठे दर्शकों को नहीं दी थी। काफ़ी देर के बाद जो सिनेमा हॉल का जो फर्स्ट फ्लोर था, जहाँ तकरीबन 750 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, वहाँ के लोगों को धुआं महसूस होता है। अब दरअसल जो बाहर आग लग रही थी वो उसका धुआं सिनेमा हॉल के अंदर घुस रहा था। लोगों को धुआं महसूस होने लगा। इतना ही नहीं, जो फर्श था उसके अंदर गर्माहट महसूस होने लगी। नतीजा ये हुआ जो नीचे लोग बैठे थे उनके अंदर भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने की वजह से वो जितने भी लोग थे उस गेट से बाहर निकलने में सफल हो गए। वो लोग तो जैसे तैसे बाहर निकल गए, लेकिन फंस गए थे अंदर 250 वो लोग जो बालकनी में बैठे थे, और बॉक्स वाले लोग वो भी अंदर ही थे। अब समस्या ये थी कि इमरजेंसी एग्जिस्ट द्वार इस सिनेमा हॉल में था ही नहीं। एक ही द्वार था बाहर निकलने का। उसके अंदर इतनी आग लग रही थी कि कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो पीछे जगह थी उस पूरे सिनेमा हॉल में आग और धुआं फैल चुका था। धुआं का आलम यह था कि लोगों की आंखों में धुआं था, सांस ले रहे थे तो लोगों की सांसों में धुआं था। ये घटना घटित हो रही थी। इसके तकरीबन आधे घंटे तक जब सिनेमा हॉल का मैनेजमेंट आग बुझाने में नाकामयाब रहा, तब उन्हें एहसास हुआ कि हमें फायर ब्रिगेड को कॉल कर देना चाहिए। जब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया, और आधे घंटे बाद जब फायर ब्रिगेड आग को काबू करने के लिए उपहार सिनेमा आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी भी ट्रैफिक जाम में तकरीबन आधा घंटा फंसी रही। यानी आग बुझाने की जो कार्रवाई हो रही थी वो तकरीबन आधे घंटे प्लस आधा घंटा यानी 1 घंटे बाद हो रही थी। ये काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक उस सिनेमा हॉल के अंदर जब शाम को 7 बजे के आसपास आग पर काबू पाया जा रहा था, तब तक उस सिनेमा हॉल में तकरीबन 59 लोग मर चुके थे, और 103 लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। यह हादसा इतना बड़ा था, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस हादसे में तकरीबन 28 परिवारों ने अपने किसी न किसी घर के सदस्यों को इस हादसे में खो दिया था। इस हादसे में कुछ परिवारों की दर्दनाक दास्तां हैं जो मैं बता देता हूँ। एक परिवार था सत्यपाल जी का। सत्यपाल जी अपने कार्यालय में काम कर रहे होते हैं, तब उन्हें टीवी पर एक न्यूज़ देखने को मिलती है, और वो न्यूज़ ये होती है कि उपहार सिनेमा हॉल में आग लग गई है। आग लगने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। दिल्ली एम्स में अभी भी 12 ऐसी लाशें पड़ी हैं जो अनआइडेंटिफाइड है। सत्यपाल जी को काफ़ी डर लगने लग जाता है, क्योंकि सत्यपाल जी जानते थे कि उस दिन उनके घर के सदस्य इसी सिनेमा हॉल में बॉर्डर मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। सत्यपाल जी अपने किसी परिचित को फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करके बताते हैं कि आप एम्स जाइए और जो 12 लाशें पड़ी है उनको देखिए वो किन की हैं। जब उनका रिश्तेदार उन 12 लाशों को देखने के लिए जाता है तो आप जान करके हैरान हो जाएंगे। उन 12 लाशों में से 7 लाशें तो सत्यपाल जी के परिवार की ही थी। कहते हैं सत्यपाल जी का परिवार इतना, जो उनका जो घर है वो इतना बड़ा नहीं था,
कि 7 लाशें एक साथ उनके घर में रखी जाए। इसीलिए उन सभी लाशों को उस हॉस्पिटल से उठा करके पास ही में जो मेहरौली का शमशान घाट था वहाँ लेके जाके उनका अंतिम संस्कार कर लिया जाता है। इसी प्रकार से एक और जो पीड़ित परिवार है उनकी भी दर्दनाक दास्तां है, मैं आपको बता देता हूँ। वो परिवार था मोहनलाल जी का। मोहनलाल जी आईआईटी दिल्ली में काम कर रहे होते हैं। जिस दिन ये हादसा होता है उस दिन मोहनलाल जी का बर्थडे भी था। मोहनलाल जी उस दिन 50 साल के होने वाले थे। उनका बेटा था विकास, जिसने सवेरे मोहनलाल जी से पैसे लिए थे और बताया था कि मैं बॉर्डर मूवी देखने के लिए जाऊंगा उपहार सिनेमा, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मोहनलाल जी उसे पैसे दे करके ऑफिस निकल जाते हैं। शाम को जब मोहनलाल जी ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारी भीड़ देखते हैं। भीड़ देखने पर मोहनलाल जी रुकते हैं और इस भीड़ को पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तभी भीड़ में से कोई एक इंसान मोहनलाल जी को बताता है कि ये उपहार सिनेमा है, यहाँ पर आज आग लग चुकी है और उस आग के अंदर बहुत सारे लोग मर चुके हैं। मोहनलाल जी के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि मोहनलाल जी को पता था कि उनका बेटा विकास सवेरे बोल रहा था कि मुझे बॉर्डर मूवी देखनी है, उपहार सिनेमा हॉल जाऊंगा। मोहनलाल जी आनन फानन में अपने घर लौटते हैं और घर लौटने के बाद उनकी एक ही तलाश होती है कि उनका बेटा विकास कहाँ है। घर आकर के पूछते हैं कि बेटा विकास कहाँ है, तो उन्हें बताया जाता है कि वो तो बॉर्डर देखने के लिए गया हुआ है, सवेरे आप ही से तो पैसे लिए थे। अब मोहनलाल जी के मानो काटो तो खून नहीं। मोहनलाल जी अपने बेटे विकास को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भटकते रहे। कहते हैं अंत में सफदरजंग अस्पताल जब मोहनलाल जी पहुंचते हैं तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की लॉबी में बहुत सारी लाशें बिखरी हुई थी। उन्हीं बिखरी हुई लाशों में मोहनलाल जी का विकास भी बिखरा हुआ था। विकास मर चुका था। वो 50वां जन्मदिन मोहनलाल जी का था जिस दिन वो अपने बेटे विकास को खो चुके थे। एक ऐसा ही हादसा इस सिनेमा हॉल में एक और था जो अब मैं आपको बता देता हूँ। 2 बच्चे थे, इस हादसे में जल करके मर चुके थे। इन बच्चों के माता पिता जो थे, जिनका नाम था नीलम और शेखर कृष्ण मूर्ति। ये नीलम और शेखर कृष्ण मूर्ति थे। इनके बच्चे थे उन्नति और उज्जवल। ये उन्नति और उज्जवल थे, उनकी उम्र तकरीबन 11 और 14 बरस रही होगी। ये 11 और 14 बरस के जो उन्नति और उज्जवल थे, इन दोनों की भी मृत्यु इस उपहार सिनेमा हॉल में जल करके खत्म हो जाती है। ये दोनों भाई बहन भी इस हादसे में मर जाते हैं। उपहार सिनेमा हॉल का कांड, अग्निकांड इतना बड़ा था, आप अंदाज लगा दीजिए कि 28 ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपने किसी न किसी घर के सदस्य को इस हादसे में खो दिया था। अब लोगों का गुस्सा है वो चरम पे था। लोगों का गुस्सा सिनेमा हॉल के जो मालिक थे और जो सिनेमा हॉल का मैनेजमेंट था, इनके खिलाफ फूट पड़ा। लोगों ने काफ़ी तोड़ फोड़ की, काफ़ी हंगामा हुआ। इसी तोड़ फोड़ और हंगामे में बहुत सारी बातें सामने आई। मसलन सिनेमा हॉल के जो मालिक थे, इन्होंने अनऑथराइज मॉडिफिकेशन कर दिया। एनओसी मिलने के बाद मॉडिफिकेशन किया। अपनी लालचा कि सीटिंग कैपेसिटी बढ़े, ज़्यादा पैसा कमाएं, इसकी चक्कर में इन्होंने जो इमरजेंसी एग्जिट द्वार था उसकी जगह पर सीटिंग व्यवस्था करवा दी। इतना ही नहीं, और एक्स्ट्रा स्पेस निकालने के लिए इन्होंने जनरेटर कार पार्किंग में ही रखवा दिया। ये भी मामला सामने आया कि जनरेटर को समय समय पर ये लोग रिपेयर नहीं करवा रहे थे, इसका मैनेजमेंट भी सही ढंग से नहीं हो रहा था। इसी तरीके के बहुत सारे जो बातें हैं वो सामने आ रही थी। ये जो सारी घटना चल रही थी, इसी दौरान उन्नति और उज्जवल जो बच्चे इस हादसे में मर चुके थे, उनके माता पिता शेखर कृष्ण मूर्ति और नीलम कृष्ण मूर्ति ये तय करते हैं कि इसके खिलाफ न्यायालय में जाएंगे और लड़ेंगे। इसीलिए ये बहुत बड़े वकील केटीएस तुलसी से मिलते हैं। जब ये केटीएस तुलसी से मिलते हैं तो केटीएस तुलसी इन्हें समझाते हैं कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है, आप अकेला लड़ना चाहेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आप एक काम कीजिए कि जो 28 पीड़ित परिवार हैं वो सब मिल करके एक संगठन बना लीजिए और संगठन में लड़िए। इसलिए इस हादसे के तकरीबन 17 दिन बाद 30 जून 1997 को जो 28 पीड़ित परिवार हैं वो एक साथ आते हैं और एक संगठन बनाते हैं और संगठन का नाम रखते हैं एसोसिएशन फॉर विक्टिम ऑफ उपहार ट्रेजेडी, AVUT। इसके अंतर्गत तकरीबन 28 परिवार होते हैं। अब इन 28 परिवारों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। काफ़ी दबाव पड़ता है। नतीजा ये होता है कि दिल्ली पुलिस जो है, जो उसकी क्राइम ब्रांच है, वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है। इस दरमियान जो सिनेमा हॉल के मालिक होते हैं सुशील
और गोपाल अंसल ये दिल्ली से मुंबई भाग जाते हैं, लेकिन इनको मुंबई से फाइनली गिरफ्तार कर लिया जाता है जुलाई 1997 में। काफ़ी दबाव और प्रदर्शन का दौर चल रहा होता है, इसीलिए 24 जुलाई 1997 को ये केस सीबीआई को सुपुर्द कर लिया जाता है और सीबीआई इस केस में 4 महीने इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके बाद 15 नवंबर 1997 को सीबीआई एक चार्जशीट पेश कर देती है। इसके अंतर्गत 16 ऐसे नाम थे जिनको जिम्मेदार ठहराया गया था। इन 16 नामों में से सुशील और गोपाल अंसल जो सिनेमा हॉल के मालिक थे, दोनों ब्रदर्स का भी नाम होता है। अब सिलसिला शुरू हो जाता है कोर्ट की केस की, गवाहों की एक लंबी लड़ाई का दौर शुरू हो जाता है और इस लंबे संघर्ष में तारीख आ जाती है 10 मार्च 1999। इस 10 मार्च 1999 को सेशन कोर्ट के जज होते हैं LD मलिक। इनके वहाँ ट्रायल शुरू हो जाती है। इस ट्रायल की कार्रवाई में तकरीबन 3 साल बीत जाते हैं, तब तक कुछ फैसला आता ही नहीं है। इसीलिए इसके अगेंस्ट 31 जुलाई साल 2000 को जो ABUT जो पीड़ितों का संगठन था वो हाईकोर्ट जाता है और अपील करता है कि फैसले को थोड़ा जल्दी निपटाया जाए। इसलिए हाईकोर्ट ये आदेश देता है निचली अदालत को कि अक्टूबर तक इनमें जितने भी आरोपी हैं इन सब का आरोप तय कर लिया जाए। इसीलिए 27 फरवरी साल 2001 को सभी के आरोप तय कर लिए जाते हैं। हालांकि जब ये केस चल रहा होता है, इसी दरमियान जो अंसल ब्रदर्स होते हैं वो अदालत में याचिका भी डालते हैं और वो उनकी याचिका ये होती है कि जो सिनेमा हॉल है वो उन्हें वापस दे दिया जाए ताकि वो उनको स्टार्ट करें। हालांकि कालांतर में कोर्ट इनकी याचिका को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि कोर्ट भी मानता था कि जो सिनेमा हॉल हैं ये इस केस का सबसे अहम सबूत हैं। वो सिनेमा हॉल है जो उन्हें नहीं मिलता है। केस चलता रहता है। इसी दरमियान 3 साल और बीत जाते हैं और 3 साल जब और बीतते हैं तो जो पीड़ितों का संगठन होता है ABUT, इनको एक खबर मिलती है और खबर ये होती है कि कोई तो है इस डिपार्टमेंट के अंदर जो आपके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला आया। इसीलिए 20 जुलाई साल 2002 को एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई। जब ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई तो बड़ी ही रोचक और हैरानी करने वाली बात सामने आई थी और वो बात ये थी कि कोर्ट का एक स्टाफ मेंबर था जिसका नाम था दिनेश चंद्र शर्मा। ये दिनेश चंद्र शर्मा जो था ना, ये सबूतों के साथ अंदर छेड़छाड़ कर रहा था। जांच में अहम बात सामने वो आई थी, वो ये थी कि इन्होंने पुलिस का जो मेमो था जिसके अंदर हादसे से संबंधित सबसे बड़े सबूत थे, उन्होंने इसके साथ भी है जो छेड़छाड़ किया था। इसके अलावा जो दिल्ली का जो फायर सर्विसेज का जो रिकॉर्ड था उसको भी इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जो ट्रांसफार्मर की जो मुख्य घटना थी जिसकी वजह से आगजनी हुई, उस घटना के सबूतों के साथ भी पूर्णतया छेड़छाड़ कर लिया गया। इसके अलावा उपहार सिनेमा के जो मैनेजमेंट के लोग थे, इनके साथ मिनट टू मिनट मीटिंग का जितना भी डाटा, जितना भी रिकॉर्ड था, उन सारे रिकॉर्ड के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दी। ये सारा मिलने के बाद हालांकि जो ये कोर्ट की स्टाफ का जो मेंबर था दिनेश चंद्र शर्मा, इसको सस्पेंड कर दिया गया था। ये मामला कोर्ट में चल रहा था। इसी दरमियान तारीख आती है 31 जनवरी 2003। ये दोनों अंसल भाइयों ने इस दिन है जो कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी, तो कोर्ट इनकी याचिका को है वो खारिज कर देता है। फिर अप्रैल 2003 को जो हाई कोर्ट हैं वो 18 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने के लिए एक आदेश देता है, जिसमें बताया जाता है कि पीड़ित परिवार को है जो ये मुआवजा दिया जाए। सितंबर 2004 आ जाता है। अब सितंबर 2004 में जो आरोपी थे उन सब के बयान होना शुरू हो जाता है। इन्हीं बयानों में पूरा 1 साल बीत जाता है और समय आ जाता है 2005। इस 2005 में जो बचाव पक्ष होते हैं उनके सारे लोगों के जो बयान हैं, जो गवाहों के बयान हैं, वो बयान होना शुरू हो जाता है और सारी प्रक्रिया में तकरीबन 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने बीतने के बाद साल आ जाता है 2006। ये जो 2006 जो आता है, इसमें कोर्ट के जज होते हैं ममता सहगल। ये जो ममता सहगल हैं ये उपहार सिनेमा का दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं और पूरा उपहार सिनेमा देखते हैं और इसमें पूरा समय बीत जाता है। साल आ जाता है 2007। तब तक पूरे 10 साल बीत चुके थे। इतना बड़ा हादसा हो चुका था, लेकिन अब तक कोर्ट का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। इसीलिए
ये जो पीड़ितों का संगठन था AVUT, ये तय करते हैं कि इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे। 31 अगस्त 2007 को जो पीड़ित पक्ष था वो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाता है और वो याचिका यही लगाता है कि केस को जल्दी से निपटारा किया जाए। 20 नवंबर 2007 ये वो तारीख थी जिस दिन सुशील अंसल, गोपाल अंसल और 12 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है और उन सभी को 2-2 साल की सज़ा सुना ली जाती है। और इतना ही नहीं, अंसल थिएटर एंड क्लब होटल ग्रुप जो था, उसके अलावा दिल्ली विद्युत ग्रुप, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली MCD, दिल्ली पुलिस, इन सबको ये आदेश देता है जो वयस्क थे उनको 18-18 लाख रुपए प्रत्येक को दिया जाए और जो इस हादसे में मारे गए जो वयस्क नहीं हैं उनको 15-15 लाख रुपया दिया जाए। और जो शेष 103 लोग थे जो इस हादसे में पूरी तरह से जल करके जख्मी हो चुके थे, उनको प्रत्येक को 1-1 लाख रुपया बतौर मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये जितना भी था ना, ये सब अंसल ब्रदर्स को स्वीकार नहीं था, वो इसके अगेंस्ट ऊपर की अदालत में चले गए। इसीलिए जब इसके अगेंस्ट वो कोर्ट चले गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अंसल ब्रदर्स थे उनको 2 महीने के बाद ही हाई कोर्ट ने अंसल बंधुओं और 2 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। जब इनको जमानत दे दी तो जो पीड़ित पक्ष थे वो इसके खिलाफ पुनः एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। नतीजा होता है सितंबर 2008 को जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंसल ब्रदर्स की जमानत याचिका है वो खारिज कर लेते हैं। इधर जो हाई कोर्ट जो होता है वो अंसल ब्रदर्स की जो 2 साल की सज़ा थी उन 2 साल की सज़ा को घटा करके 1 साल की सज़ा कर लेता है और 6 अन्य जो आरोपी होते हैं उनकी जो सज़ा है वो यथावत रखता है। इसी के अगेंस्ट जो पीड़ित पक्ष होते हैं वो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंसल ब्रदर्स को एक नोटिस जारी करता है। 31 जनवरी साल 2009 को CBI भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाती है कि जो अंसल ब्रदर्स और जितने भी दोषी हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनकी सज़ा है वो बढ़ाई जाए। 19 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट है वो अंसल ब्रदर्स को है वो 30-30 लाख रुपए का जुर्माना है वो लगाता है और जुर्माना लगा करके उन्हें रिहा कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहां वो सिनेमा हॉल था उस जगह एक न्यू ट्रॉमा सेंटर सेटअप कर दिया जाए। बताया जाता है कि उस जगह वर्तमान में एम्स जय प्रकाश नारायण अपेक्स ट्रॉमा सेंटर हैं वो संचालित हैं। ये सब चल रहा था। इस दौरान जो पीड़ित परिवार थे इतने वर्ष हो चुके थे, तकरीबन 24 साल तब तक हो चुके थे, फैसला उनके फेवर में नहीं आ रहा था। लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने है जो अंसल ब्रदर्स और जो बाकी जो दोषी थे उनके अगेंस्ट है जो पटियाला हाई कोर्ट में केस लड़ा और 8 नवंबर साल 2001 को पटियाला का जो कोर्ट है उसने है जो अंसल ब्रदर्स और बाकी दोषियों को सज़ा सुनाई और सज़ा थी 7-7 साल की। ये 7 साल की सज़ा थी। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे पंकज शर्मा, इन्होंने सज़ा के अलावा 2.25 करोड़ रुपए का है आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया था। और इसके अलावा जो मैंने अभी बताया था कि जो कोर्ट का जो स्टाफ मेंबर था जिसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी, कोर्ट ने उसको भी सज़ा सुनाई और उसको भी सज़ा दी कि प्रत्येक को 3-3 लाख रुपया बतौर मुआवजा तू भी देगा। इसके बाद अगले ही साल 19 जुलाई साल 2002 को पटियाला का जो हाई कोर्ट है एक आदेश निकालता है और आदेश निकाल के कहता है कि जो अंसल ब्रदर्स की 7-7 साल की सज़ा है उस सज़ा को कम कर दिया जाए या फिर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सज़ा तो जेल में ये काट चुके हैं। और कोर्ट ने जब कहते हैं जब सज़ा सुनाई तो जज ने कहा भी था जो पीड़ित पक्ष था उनसे कि हम आपकी भावनाओं से नाता रखते हैं, परंतु आपको समझना होगा कि जो दंड नीति है वो और प्रतिशोध नीति, यानी दंड नीति प्रतिशोध नीति नहीं होती। ये कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने सज़ा सुनाते हुए ऐसा कहा था। 19 जुलाई 2002 को बस यही फैसला फाइनली आ चुका था। आपको इस कहानी को सुनने के बाद क्या लगता है कि जो दोषी थे उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी? इतने लोगों की मौतों के जिम्मेदार को सिर्फ 7 साल वो भी समय से पूर्व निकाल देना, क्या आपको नहीं लगता कि उनको फांसी मिलनी चाहिए थी? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप इस कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं ये भी जरूर लिखिएगा। चैनल को पर पहली बार आए हैं या फिर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।
नमस्कार।